रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज RLC सर्किट विद AC सप्लाई एंड आवर कोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 2 PHY 402 BS Physics Spring 2020 and I'm Mohammad Nishan Gupta, your course instructor. So in the previous lecture we talked about that AC current and behavior of electric components, capacitor in AC circuit, inductor in AC circuit, and their comparison between R, L, and C. Basically, the individual behavior of R, L, and C. In this lecture, we will have a possible combination of RLC and how we can relate them to have a circuit with R, L, and C. So we will discuss about the possible combination and their working, as well as the characteristics of RL in AC circuits. If we join the resistor and inductor in a series way and AC circuit, then how they will behave with respect to their voltages and the currents, and what will be the current of the RL circuit, what will be the impedance of the circuit, and that is a total resistance plus reactance is called impedance of circuit. हम इसके ऊपर बात करेंगे। एंड तीसरा जो है वो फेज डिफरेंस के ऊपर बात की जाएगी। either the response of electric response of voltage with respect to voltage or current of RL circuit is different from the other circuit or not. To justify that, we will study the phase difference, and after that we will study the phasors of the RL circuit. And in this lecture there is a review of the previous lecture. So we have in previously studied about the resistor, inductor and the capacitor. सब लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर के दौरान हमने रजिस्टर का जो करंट था फाइंड किया, वो आपके सामने है। इसी तरह आपके पास ये लेक्चर इंडक्टर का हमने निकाला है, फेज डिफरेंस था, और ये कैपेसिटर का था, और ये हमारी बेसिक्स हैं। इस दफ़ा हम अपनी AC सोर्स की बेसिक्स को इस्तेमाल करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम DC वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते थे और उनके फार्मूलाज को पढ़ने की कोशिश करते थे। इस दफ़ा हमारे पास करंट की वैल्यूज़ पहले से अवेलेबल है हर इंडिविजुअल सर्किट के लिए, और उस हवाले से हमने उसके फेजर्स इंडिविजुअली स्टडी किए हुए हैं। अगर ये अकेला होगा तो इसके फेजर ये होंगे, अगर ये सर्किट अकेला है इंडक्टर तो इसके फेजर ये बन रहे हैं, अगर कैपेसिटर है तो उसके फेजर ये बन रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कंपोनेंट को जब दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलाया जाता है तो उसके करंट पे क्या फर्क पड़ता है, एज वेल एज उनके फेजेस पे क्या असर पड़ता है। तो आइए और देखिए कि हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन RLC के हो सकते हैं। हमारे पास दिस इज L स्टैंड फॉर द इंडक्टर, R स्टैंड फॉर द रेजिस्टर एंड C स्टैंड फॉर द कैपेसिटर। ये तीन कंपोनेंट्स हैं, और हमने सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे इट इज कॉल्ड द टू कॉम्बिनेशन स्कीम। इसके अंदर हम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लेंगे और उसके मुताबिक हम सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम RL कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज RL सर्किट। अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे तो हम उसे RC सर्किट का नाम देंगे, और यूं हमारे पास दिस इज द मेथोडोलॉजी फॉर द टू कॉम्बिनेशन सिस्टम। ये टू कॉम्बिनेशन इसका इस्तेमाल किया है और इसका इस्तेमाल किया है। R इज द कॉमन, सो दैट्स व्हाई R जो है उन सब में कॉमन रहेगा। सिमिलरली वी हैव अ थ्री कॉम्बिनेशन प्रोसेस आल्सो, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स इकट्ठे लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो दिस इज कॉल्ड द RLC सर्किट, और इसके नतीजे के अंदर हमारे पास RLC सर्किट कॉन्स्टिट्यूट होता है। सम टाइम कुछ लोग इसको LC सर्किट भी कहते हैं, कुछ लोग RLC सर्किट भी, और तो वो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, तो उस हिसाब से इसको स्टडी किया जा सकता है। जब भी हम RLC सर्किट की बात करेंगे तो वी आल्सो हैव टू फर्दर कॉम्बिनेशंस जो दूसरों के साथ नहीं स्टडी किए जा सकते, वो है दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर देखेंगे कि अगर हम R, L और C को सीरीज में लगा दें तब क्या बनेगा, और अगर हम इन दोनों को पैरेलल में लगाते हैं तो तब क्या सिचुएशन बनेगी, और उस हिसाब से किस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो RL सर्किट है, तो इसलिए वी आर टॉकिंग टू आवर फर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड इट इज कॉल्ड द RL सर्किट और RL इन AC सर्किट, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का तरीका हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सीखा हुआ है, हम उसी के मुताबिक लेके चलेंगे इनको, और बहुत आसान है, वही पुराना तरीका है। पिछले लेक्चर के अंदर हम रेजिस्टर
इन दोनों को अलग डिस्कस कर रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हमने वही एसी सोर्स यूज किया है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर यूज किया था। आज रजिस्टर और इंडक्टर इकट्ठे लगा दिए गए हैं और ये इनपुट वोल्टेज जो दिए हुए हैं या सोर्स वोल्टेजेस हैं वो ये इनके फंडामेंटल जो है आपके पास इक्वेशन राइट अप के तौर पे लिख दी गई है। कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एसी सोर्स इंडक्टर एंड रजिस्टर। ये आपके सामने पूरा सर्किट है जिसको ये 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है और उसके हमने मैथमेटिक्स भी एक्सप्लेन पहले ही कर दी हुई है। वी आर जो है वो किसके लिए स्टैंड करेगा, वो वोल्टेजेस हैं जो रजिस्टर के अक्रॉस हैं। ये एल किसके लिए स्टैंड करेगा, ये वो वोल्टेज होंगे जो इंडक्टर के क्रॉस है। इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए सप्लाइड वोल्टेज के और इसको हम आमतौर पे केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी लॉ के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने इस सर्किट की कौन कौन सी चीजें मालूम करनी है वो हम शुरू में भी बता चुके हैं, हम दोबारा से लिख लेते हैं। हमें सबसे पहला तो ये करंट चाहिए कि करंट जो है वो फ्लो करता है और वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, ये पहली बात। दूसरी है फेज डिफरेंस क्या है और तीसरी बात है कि इस दफा रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है जी, रिएक्टेंस भी है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस क्या कहलाती है जी, इम्पीडेंस कहलाती है। तो हम इस सर्किट की इम्पीडेंस को भी स्टडी करना चाहते हैं। तो इस सर्किट को स्टडी करने के वो वही फंडामेंटल तरीके हैं जो हमने पहले पढ़े, मैथमेटिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड फेजर डायग्राम। इसी तरह से हम मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो है उसको इस सर्किट के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बट जिस तरह हमने पिछले सर्किट के अंदर मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाले हैं, इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो है वो उनकी तरीकाकार जो है वो एक से ज्यादा है। हम आमतौर पे इसको 2-3 मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड कहलाता है, एक मेथड जो है डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच कहलाता है और तीसरा जो मेथड है दैट इज द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है उससे भी हम इस का मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम अपने इस लेक्चर के अंदर सिर्फ 2 तरह के मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, अप्रोचेस को यूज कर रहे हैं। ये आपकी बुक के अंदर एचआरके के अंदर भी दिया गया है, बट इंडिविजुअली तौर पे आरएल को उसने स्टडी नहीं किया, तो इसलिए हम उस कमी को पूरा करने के लिए पहले आरएल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच के अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ सिंपल फार्मूला, जनरल फार्मूलाज हैं, उनको याद रखना पड़ेगा और उसके हवाले से हम इस सब को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और एक सिंपल तरीकाकार वही है जो हम पहले भी अप्लाई करते हैं, दैट इज द केवीएल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लॉ इट्स वेरी सिंपल दैट कि जो हमारे सप्लाइड वोल्टेज है वो कंज्यूम्ड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो हमने वी सप्लाइड वोल्टेज है और वी आर प्लस वी एल कंज्यूम्ड वोल्टेज है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द केवीएल किसी भी क्लोज सर्किट के लिए। सो पुटिंग वैल्यूज हम सब इसके अंदर पुट कर सकते हैं। वी टी की बजाय वी नॉट साइन ओमेगा टी है और वी आर जो है इसकी जगह आप ओहम लॉ इस्तेमाल अगर करें जनरल फॉर्म के अंदर, तो वी हैव हियर आई आर एंड आई इज बेसिकली द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। इंडक्टर का करंट अपना होगा, सो वी हैव हियर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई टी आर प्लस आई टी एक्सएल। तो ये आर वाला करंट है और ये वाला जी आई टी जो है वो एक्सएल वाला। एक्स एल बेसिकली रिएक्टेंस के लिए भी लिखा गया है, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है, एंड दिस इज द करंट ऑफ इन द इंडक्टर। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे आर और एल लिखना था वो भूल गए, तो आर और ये एल की वैल्यूज हम यूजुअली तौर पे यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और आप जान सकते हैं पिछले लेक्चर के अंदर हमने निकाला था आई, अगर आपके पास, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई फेज डिफरेंस होगा जो जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने अपने से सपोज कर लिया कि -5 का फेज डिफरेंस होगा और यहाँ पे भी cos ओमेगा टी -5 अपने से ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 जो है अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आई कॉमन आ सकता है, तो हमने अगले स्टेप के अंदर आई कॉमन ले लिया है रीअरेंज करके इसको, और हमारे पास आ गया वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट कॉमन है आर साइन ओमेगा टी -5 एक्सएल कॉस ओमेगा टी -5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 डेवलप हो जाती है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के साथ ही हमें इसकी करंट की वैल्यू चाहिए। तो आइए हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर चलते हैं और ये हमारा इक्वेशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे साइन कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो अगर लगाई जाए तो हम इसको किसी तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और जो कि आपके सामने है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो ये बताती है कि अगर कोई a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉज साइन ओमेगा टी वाली सिचुएशन है आपके पास, ओमेगा टी वाली सिचुएशन है, तो आप उसको इंडिविजुअली तौर पे ये लिख सकते हैं कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस 5, और वेयर a जो होगा वो a स्केयर प्लस b स्केयर के बराबर होगा, जो 5 होगा एक्चुअली वो tan इनवर्स b ओवर a होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो हमें एक्सप्लेन करता है। अगर हम थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये एक साइन कर्व है और ये एक कॉस कर्व है, और ये दोनों ही आपस में क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। प्लस का साइन जो है वो ये बताता है कि दोनों ऐड किए जा रहे हैं। ए और बी जो है इनके कोई एम्पलीट्यूड्स वगैरह हो सकते हैं, और उस हवाले से इनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस पाया जा सकता है, और ये ओवरऑल तौर पे जब अपना सोल्यूशन देंगे तो वो एक साइन की फॉर्म में होगा। तो ये फार्मूला हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी इसी फार्मूले को इस्तेमाल करें। हमारे पास लकीली इस ऊपर वाली सिचुएशन के अंदर वैसी ही सूरत हाल है। अगर आप गौर करें, हमें a की बजाय r है हमारे पास, b की बजाय हमारे पास xl है, और इस दफा ओमेगा टी की बजाय ओमेगा टी माइनस 5 है, और यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस 5 है, और ये सूरत हाल के मुताबिक है। हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने r को a सपोज किया हुआ है जी, और b को xl सपोज किया हुआ है, और उस हवाले से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को, ये नीचे दी हुई आइडेंटिटी के मुताबिक। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहे कि ये आइडेंटिटी वाकई ही इस तरह लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती, तो उसके लिए हमने सोल्यूशन लिखा हुआ है। आप ये सोल्यूशन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, और इस डेफिनेशन के मुताबिक इसको सबूत के तौर पे आप इसकी फॉर्मुलेशन को चेक कर सकते हैं, जो ये बताता है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखे गए हैं इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। a साइन x और b साइन x जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उन्होंने यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है। एक्चुअली दिस वन इज द अल्फा के लिहाज से, और अल्फा कोई एंगल है जिसके मुताबिक उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी बेसिक और सिंपल कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने शायद पहले भी देखा हो पढ़ा हो, तो उस हिसाब से है। तो हमने r को a पुट किया हुआ जी, xl को b पुट किया हुआ, जिसके नतीजे के अंदर आप देख सकते हैं कि v नॉट साइन ओमेगा टी वैसे का वैसा आ गया। i पहले ही कॉमन था, हमने नहीं इसको छेड़ा। इस सब को एक कांस्टेंट के तौर पे लेके आगे a के फॉर्म में, तो दिस इज आवर a विच इज इक्वल टू a की बजाय स्केयर की बजाय r स्केयर प्लस b की बजाय xl स्केयर आ गया, और इस सारे की जगह साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ रहा था, तो इसके अंदर पहले ही माइनस 5 है, तो माइनस 5 और प्लस 5 कट गए, तो वी ओनली लेफ्ट विद दी साइन ओमेगा टी आ गया। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन नंबर 5 को अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड पर साइन ओमेगा टी है वो कट जाएगा, और आपको सिर्फ पीक वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हमने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली। इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम फर्दर रीअरेंज और सिंप्लीफाई करते हैं, एंड वी गेट ओनली अ सिंपल इक्वेशन v नॉट इज इक्वल टू i नॉट r स्क्वायर प्लस xl। ये वो वैल्यूज हैं जो आपको पीक वैल्यूज बता रहे हैं। ये अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बता रहे, बिकॉज टाइम डिपेंडेंसी क्या है जी इस इक्वेशन में खत्म हो चुकी हुई है। सो v नॉट इज इक्वल टू i नॉट r स्क्वायर प्लस xl, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। अगर आप गौर करें तो v इज इक्वल टू आमतौर पे होता है IR, ये करंट है, ये वोल्टेजेस हैं, और ये एक टोटल ऑपोजिशन है। अगर आप गौर करें तो इस दफा सिर्फ ऑपोजिशन के अंदर R नहीं है बल्कि XL भी इन्वॉल्व है, तो इसको हम आमतौर पे कहते हैं दिस इज कॉल्ड दी टोटल ऑपोजिशन, इसको हम इम्पिडेंस का नाम देते हैं। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारा लिखा जा सकता है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओवर R स्क्वायर प्लस XL के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, and this form is particularly total opposition is called Z। Z stand for the impedance, और हम इसको impedance की फॉर्म में लिखते हैं। इसका यूनिट भी ओहम ही होता है as per the different units of that, तो उस हिसाब से ये इम्पिडेंस निकाली जा सकती है। इम्पिडेंस निकालने, करंट भी निकाल लिया हमने, इम्पिडेंस भी निकाल लिया। आवर द नेक्स्ट मेन टास्क वाज दी फेज। आपने फेज कैसे निकालना है, फेज का ये फॉर्मूला गिवन है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a। तो b हमने रखा था जी xl को, और a किसको रखा था जी r को,
So we have simple formula. If we have b over a, b is xl, a is equal to r, so phi फेज जो है वो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स xl over r. दिस इज अवर द फेज. तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिसके अंदर आपको वैल्यूज दी जाती हैं एक्सेल की, आर की, और बताया जाता है या पूछा जाता है कि बताएं इसका फेज डिफरेंस कितना होगा इस सर्किट के अंदर करंट का, वो आप बता सकते हैं. इसी तरह से ये बताया जा सकता है इस सर्किट की इम्पीडेंस बताएं, अगर एक्सेल ये हो, आर ये हो, तो आप इन सारी वैल्यूज के अंदर वैल्यूज पुट कर सके फॉर्मूलाज के अंदर, तो वो निकाल सकते हैं. तो ये जो मेथड है इस तरह से सोल्यूशन निकालने का, इट इज कॉल्ड दी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और या ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच, बिकॉज इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच कहा जाता है. हमारा जो एक सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड दी डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच, और उसके अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ये सेम वही सर्किट है, वही डिस्क्रिप्शन है. कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन एसी सोर्स, इंडक्टर एंड द रेजिस्टर. हमने वही रेजिस्टर है हमारे पास, वही इंडक्टर है और वही एसी सोर्स लिया हुआ है, और इस दफा एसी सोर्स की वैल्यू सेम वही पुरानी वाली चल रही है. सिर्फ एक चीज हम एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं कि VL इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, जो हमने पिछले फॉर्मूले पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. ये उसका फार्मूला हमने वहां से उठाया है, और वी आर जो है वो आई आर ही होता है, आप सबको पता है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच के अंदर वही तरीकाकार जो होगा, सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू कंज्यूम्ड वोल्टेज, केवीएल लगेगा और इसके बराबर आ जाएगा. आफ्टर दैट पुटिंग वैल्यूज वी विल गेट दैट आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. वी आर की जगह आई आर लिख दिया, वी एल की जगह डी एल डी आई ओवर डी टी लिख दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया, और उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 डेवलप कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, वी नॉट भी कांस्टेंट है. तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये एक सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये जीरो के बराबर नहीं है, तो ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसका तरीकाकार बहुत आसान होगा. हम डी आई ओवर डी टी को आई प्राइम यूज कर रहे हैं, सो इक्वेशन जो है वो बिकम्स हो जाएगी हमारे पास आई टी आर प्लस एल, और इस सारे फैक्टर की जगह आई प्राइम इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा. इस हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको कांस्टेंट को रीअरेंज करने की कोशिश करनी है. हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो एल जो है यहाँ से डिवाइड होकर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा. तो आपने क्या करना है, इक्वेशन की सारी साइडों को एल से डिवाइड कर देना है. जैसे ही आप एल से डिवाइड करें, आर ओवर एल हो जाएगा जी, वी नॉट ओवर एल हो जाएगा, और यहाँ पे आई नॉट अकेला आ जाएगा, आई प्राइम. सो वी हैव हियर आई प्राइम प्लस आर ओवर एल आई is a function of t, so v naught over l sin omega t. This becomes equation number 4. अगर आप इस इक्वेशन नंबर को गौर से देखें तो ये इक्वेशन जो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, नॉन होमोजेनियस, और ये इस फॉर्म के साथ रिलेट कर रही है जो आप लोगों ने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लास में कभी पढ़ा हो. तो y प्राइम आई प्राइम की जगह है, और y की जगह i है इस दफा, और ये q ऑफ x की जगह v नॉट साइन ये वाला फैक्टर है, और r ओवर l क्या है जी, p ऑफ x है. अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास जो सोल्यूशन आता है करंट का, इट बिकम्स आई टी इज इक्वल टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 के इक्वल आ जाता है. अगर कोई स्टूडेंट इसकी, अव्वल तो ये आप सब लोगों ने खुद करनी है इसकी डेरिवेशन, फिर भी मैंने सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पे इसका सोल्यूशन जो है आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया हुआ है. आप वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हैं और वहां से भी इसको देख सकते हैं. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो लाजमी पूछ सकते हैं. हिंट्स के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हिंट्स होते थे वो ये थे, आप लोग इंटीग्रेशन सबसे पहले फैक्टर तलाश करते थे, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर उसको सारी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते थे, फिर सोल्यूशन आ जाता था. इसी तरह से इसके हिंट भी ऐसे ही हैं. आपने इंटीग्रेशन फैक्टर को कंप्यूट कर लेना है. इंटीग्रेशन फैक्टर जो इसका निकलेगा आर ओवर एल डी टी, आप वो इंटीग्रेशन फैक्टर बन जाएगा एक्सपोनेंट आर टी ओवर एल. आपने इस इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ इक्वेशन नंबर 4 को जो है दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देना. मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करना है और सिंप्लीफाई कर देना है, और आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा.
फिर भी किसी को समझ ना लगे तो मैंने सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पे चीज़ें सारी अपलोड कर दी हैं, तो आप अपने पोर्टल से इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। फिर भी कोई इशू हो तो लाजमी पूछिएगा। तो ये डिफरेंशियल मेथड से हमने करंट की वैल्यू को निकाल लिया, और उस लिहाज से हमारे पास ये करंट की जो वैल्यू है उसके अंदर वही कॉमन चीज़ें हैं सिवाय साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की। अगर ये भी ज़ीरो कर दी जाए या मैक्सिमम ली जाए तो ये वैल्यू सेम वैसी की वैसी कन्वर्ज हो जाती है। हमारा जो अगला मेथड है वो है ग्राफिकल सोल्यूशन। अगर हम इन्हीं इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो वी विल हैव दिस ब्लैक फॉर्म इज बेसिकली द वोल्टेज across them and IM is stand for the current flowing through the circuit। तो आप देख सकते हैं इस और इसके दरमियान एक फेज डिफरेंस पाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टर था और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करते हैं, जबकि रेजिस्टर के अंदर ना करंट लीड करता है ना वोल्टेज। तो डोमिनेटिंग बिहेवियर हमारे पास इंडक्टर का होगा, तो इसीलिए हमारे जो वोल्टेज है वो करंट की निस्बत क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए वोल्टेज जो है वो लीड्स द करंट बाय फाई इन फेज। दिस शोज दैट इंस्टेंटेनियस करंट, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है इन आरएल सर्किट लैग्स करता है एंड द वोल्ट बाय द वोल्टेज ऑफ फेज एंगल फाई के तौर पे। ठीक है जी। तो ये हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन आ गया। तो अब हमारा फेजर सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं कि अगर हम इसको फेजर डायग्राम के जरिए से बनाना हो तो फिर कैसे बनाई जा सकती है। फेजर डायग्राम आप सब जानते हैं कि रेजिस्टर होता तो उसके लिए फेजर डायग्राम ये वाली थी, और अगर इंडक्टर होता तो उसके लिए फेजर डायग्राम ये है। अब फोकस करने वाली बात यह है कि हमने अपने सर्किट के अंदर अब दोनों एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को अटैच किया हुआ। अगर हमने दोनों को अटैच किया हुआ तो कॉमन सेंस ये हमें कहती है कि इन दोनों के जो फेजर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे पे ओवरलैप करने चाहिए। तो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर ओवरलैप करवाएंगे तो कोई शक्ल यूं बनती है कि करंट जो है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा और जो वोल्टेज है वो क्या होने चाहिए, वाई एक्सिस पे। तो हमने सबसे पहले करंट को लिया और वो वोल्टेजेस जो हैं या ये वोल्टेजेस हैं जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये आप देख सकते हैं वी आर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं। इसी तरह हमने एक वोल्टेज ले लिए VL के जो लीड कर रहे हैं। इनको अगर आप ओवरलैप करवाएं दोनों शक्लों को तो दोनों फिगर्स को तो आप देख सकते हैं VR है और एक VL है। ये दोनों आपस के अंदर एक यू कैन से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और इन दोनों के दरमियान जो ओवरऑल डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। बट वी वांट अ रिजल्टेंट सर्किट है। जैसा कि हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को अब इकट्ठा लगाया हुआ है तो इसका मतलब हम इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट रिस्पांस निकालना चाहते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट रिस्पांस है वो इसलिए निकाला जा सकता है ऐसे ही जैसे आप एक दफा दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे। तो हमने क्या किया, ये वेक्टर्स जो फेजर्स हैं एज अ वेक्टर ट्रीट किए जा रहे हैं। तो आपके पास ये जो अगर वेक्टर इस साइड पे आ जाएगा तो ये पहला वेक्टर उसका हेड और ये दूसरे वेक्टर की टेल हो जाएगी, तो आप इजीली एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम हेड टू टेल रूल के जरिए से इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, वेक्टर को ट्रांसलेट कर लिया। इस फेजर को उठा के हम अगर इधर ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एनालिसिस रूल्स। तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये VL इधर लिख दिया। अब पहले वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर की टेल है और ये एक हेड टू टेल रूल लगाया जा सकता है। तो आप इधर से एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं जो पहले की टेल से स्टार्ट हो और दूसरे की हेड तक एंड होता। So we have a resultant here. This resultant is basically have a angle between them and this angle is known as actually the phase, और इसको हम phase का नाम देते हैं। आप अब इस एंगल को तो आपने फाइंड कर लिया एंड यू आल्सो हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको इस वाली साइड की वैल्यू नहीं पता तो वो कैसे निकाली जा सकती है, तो वेरी सिंपल मेथड, और वो है जी आपके पास VL एंड RL। तो पैथागोरियस थ्योरम लगाया जा सकता है। पैथागोरियस थ्योरम लगाने से आपको पता चलेगा कि ये जो साइड है VIG के फॉर्म में बनाई जा सकती है, जिसे हम वोल्टेज ट्रायंगल का नाम देते हैं।
और ये VL² प्लस VR² अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जिसको आप फर्दर डिवाइड करके किसकी फॉर्म में लेके आ सकते हैं, you will just have a simple impedance is equal to R² plus XL²। तो ये बता रही है कि आप इस तरह से वोल्टेज रिस्पॉन्स और वोल्टेज ट्रायंगल से इम्पीडेंस और को निकाल सकते हैं, और टोटल वोल्टेजेस के हिसाब से इसको हम सर्किट के अंदर स्टडी किया जा सकता है। तो इस तरह से वोल्टेज ट्रायंगल से आप किसी भी सर्किट का फेजर और उसका रिजल्टेंट रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। तो हमने ये RL के लिए किया है, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम RC के लिए करेंगे, एंड अप टू RLC के लिए भी सेम इसी तरह से करेंगे। तो अप टू सो ऑन कॉम्बिनेशन के लिए हम ये करते जाएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज, और द वोल्टेज जो है वो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है जी, इसको ठीक कर ले कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज है वो π/2 से नहीं लीड कर रहे, बल्कि द वोल्टेज आर लीडिंग विद द एंगल ऑफ φ। तो ये जरा बात दुरुस्त कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वो φ से लीड करते हैं, ना कि π/2 से। देयर इज अ मिस्टेक इन दिस स्लाइड, तो हम उसको दुरुस्त कर लें आप लोग। तो ये π/2 की बजाय फाई एंगल के साथ लीड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से याद रखिएगा चीजों को। आए अपने इस पूरे लेक्चर को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हमने क्या पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि हमने एक 2 कॉम्बिनेशन सिस्टम बनाया, जिसके अंदर हमने इस दफ़ा रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों को AC सोर्स दिया, और हमने देखा कि वोल्टेज अप्लाई करने से करंट कितना होता है। तो करंट की हमने वैल्यू निकाल ली, और ये वाली वैल्यू जो है वो सोल्यूशन के अंदर अवेलेबल है। वैसे ये कांस्टेंट है, आप ये सी कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर आप 0 कर देते तो हमारा सोल्यूशन वहीं का वही पहुंच जाता है। बाकी जो है फेजर जो है वो ये बताते हैं कि आप अगर इसके फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इसका रिजल्टेंट रिस्पॉन्स ये वाला वेक्टर बता रहा है VIZ, और ये इसका रिजल्टेंट फेजर निकलता है। और उस हवाले से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ RL circuit in the presence of AC voltage, and we have computed the current flowing through the circuit by using trigonometric approach, differential approach and the phasor method। इस लेक्चर के अंदर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो लाजमी पूछिएगा। सोल्यूशन के हवाले से मैंने आपको सपोर्टिंग मटेरियल जो है वो आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। किसी का फिर भी कोई इशू हो तो फिर लाजमी पूछ लें। ये आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना एक सिंपल मेथड है, उसके मुताबिक हमने किया है। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर के अंदर RC सर्किट को पढ़ेंगे, जब हम उसको AC सर्किट सोर्स के साथ अटैच कर देंगे, जिस तरह हमने आज के RL सर्किट को पढ़ा है। इसी तरह उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और उसके दरमियान कंपैरिजन डेवलप करेंगे कि RL सर्किट और RC सर्किट को किस तरह से कंपेयर करके हम कुछ मालूमात और कुछ इम्पोर्टेंट नताज जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, तो आप उससे रिलेटेड रब्ता कर सकते हैं हमारे इंटरेक्टिव सेशन के दौरान, और उस हवाले से जूम मीटिंग भी हम अरेंज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलवेज हमारा चल रहा है, और यूट्यूब कमेंट्स में भी आप उसके अंदर भी बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसके मुताबिक हम डिस्कशन करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।